नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत है आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग यहाँ पर क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस की किताब को कवर कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल हम सेकंड चैप्टर पे है रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप पर। इसके पहले हम लोग 9 पार्ट कर चुके हैं, ये इसका 10वां पार्ट है। इसके पहले की वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज का जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था जो अलग अलग साम्राज्य हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, कैसे आपकी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग मिनिस्टर हैं अलग अलग काम के लिए, तो उसमें कैसा चलता था उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में क्या होता था। सुल्तान जो था वो पॉलिटिकली और मिलिट्री हेड था, एब्सोल्यूट पावर था। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर हेड होता है पूरे देश का, उसी तरीके से सुल्तान जो था वो पॉलिटिकली और मिलिट्री हेड था। सारे बड़े डिसीजन उसी को लेना था। उसका काम ही क्या था? उसका काम था इस्लाम को डिफेंड करना, इस्लाम को फैलाना। उसका ये काम था। उसका ये काम था कि टैक्स को कलेक्ट करना, लोगों से टैक्स कलेक्ट कीजिए। और उसका ये काम था कि लोगों के साथ टच में रहें, उनकी समस्याओं को सुने, उनको क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जो क्रॉनिकल्स थे यानी वो सारी किताबें जो प्रिस्क्राइब करते थे वो उसे बताते थे। वो डायरेक्ट पब्लिक अफेयर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता था, मतलब कि डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट करता था, उनकी समस्याओं को सुनने का काम वो करता था। और उसके पास बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल करते थे, उसको एडवाइस करते थे। कैसे अभी भी आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनको एडवाइस करने के लिए टीम होता है। उस समय इस तरीके से चीज़ें काम करती थी। इक्ता सिस्टम, तो दिल्ली सल्तनत में एक इक्ता सिस्टम चलता था। इक्ता सिस्टम क्या है? इक्ता सिस्टम में क्या होता है ना कि जो भी सुल्तान का पूरा टेरिटरी होगा ना, उसको अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे भी स्टेट है तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, देश है तो अलग अलग स्टेट में डिवाइड है, तो उसी तरीके से डिवाइड कर दिया जाता था। ठीक है, और हर एक यूनिट में, जैसे मान लीजिए राज्य है तो उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना हेड होगा। तो वहाँ पर हर इक्ता का हेड इक्तादार होता था। इक्ता में डिवाइड किया गया और उसका हेड होता था इक्तादार। इक्तादार का क्या काम था? इक्तादार का काम था कि टैक्स कलेक्ट करे लोगों से। ठीक है, और जो भी ज़रूरत है उस जगह को मेंटेन करने के लिए उतना पैसा रख ले और बाकी पैसा सुल्तान के खजाने में भेज दें। ठीक है, साथ में वो आर्मी मेंटेन करने में हेल्प करता था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सही से चले, कोई कहीं पे विद्रोह ना हो जाए, कहीं पे समस्या ना आए, उसको इंश्योर करता था कि चीज़ें सही तरीके से चले। उसका पोजीशन यहाँ पे हेरिडिटरी नहीं था, मतलब यहाँ पर ये नहीं था कि बाप अगर है तो बेटा बनेगा। राजा सुल्तान में चलता था कि बाप है तो बेटा आ रहा है, और यहाँ पर वो नहीं था। सर अब जिसको सुल्तान चाहेगा वो यहाँ पर पोजीशन लेगा। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर एक समस्या यहाँ पे ये था कि वो वहाँ उस समय जो किसान थे तो बहुत टैक्स देना पड़ता था। किसानों का समस्या बहुत ज़्यादा था, बहुत पनिशमेंट वगैरह भी उनको दिया जाता था, उनके लिए रूल बहुत टफ था। अब है कि मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है अकबर के टाइम पे मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो अकबर जो है वो ज़्यादा इफ़िशियंसी पे फोकस किया कि अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसने अलग अलग ऑफिसर अपॉइंट किए, जैसे अभी के डेट में अलग अलग आपके मिनिस्टर होते हैं, उस तरीके उसने अपॉइंट किया। जैसे दीवान जो फाइनेंस की जितना भी पैसे वाला चीज़ है, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो पैसे वाले चीज़ को देखेगा। मीर बख्शी मिलिट्री को देखेगा। ठीक है, खानी सामान जो है वो ट्रेड हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर है, हाउस होल्ड है, इन सारी चीज़ों को देखेगा। और सदर क्या है? जस्टिस, रिलीजन एंड एजुकेशन को देखेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट उसने बना दिया और उसको देखा जाए। ठीक है, मुगल प्रोविंस गवर्नर, पूरे एम्पायर को 12 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे आज का भारत है तो 28 राज्यों में डिवाइडेड है, उसी तरीके से उसमें मुगल एम्पायर को 12 पार्ट में डिवाइड किया गया। उसको क्या बोलते थे? सूबा बोलते थे। हर सूबा का एक मिनिस्टर होता था और हर सूबा के पास मिनिस्टर्स होते थे सेंटर जैसा, और उसको फिर और पार्ट में डिवाइड किया। जैसे कि देश है उसको राज्यों में डिवाइड किया गया, राज्य को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया, डिस्ट्रिक्ट को और भी छोटे एरियाज़ में डिवाइड किया गया। तो उस समय भी वहाँ पे यही होता था और सब जगह कुछ ना कुछ ऑफिसर्स बैठा दिए जाते थे, जिसका काम था चीज़ों को मेंटेन करना, देखना कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है। विलेज लेवल पर आपका लोकल गवर्नमेंट था और बहुत ज़्यादा एक्टिव था। मनसबदारी सिस्टम, अकबर ने यहाँ पे मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ये हमें आईने अकबरी से इसका इन्फॉर्मेशन मिलता था। इन ऑफिसर को हम लोग मनसबदार कहते थे क्योंकि मनसब जो था वो रैंक दिखाता था। जैसे भी बोलते हैं आईएएस, आईपीएस, सबका एक रैंक है। ठीक है, जिसका जो रैंक है उसको वैसा पोस्ट मिलता था। तो मनसब एक रैंक था और जिसका जैसा रैंक उसका वैसा ड्यूटी मिलता था। ठीक है, और साथ में मनसबदार का काम था कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रूप को मेंटेन करे, एलिफेंट को रखे, हॉर्स को रखे, कैमल रखे, यानी कि अगर कोई क्राइसिस का टाइम आता है तो जल्दी से आर्मी को गैदर कर लिया जाए। सबका काम था आप अपने लेवल पर मेंटेन के रखिए, छोटे लेवल पर आर्मी को आप मेंटेन करके रखिए। ठीक है, ये देखिए एक पिक्चर है आपका अबुल फजल है, वो उनके बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, एक पिक्चर बना हुआ है। अब है जागीरदार इंस्पेक्शन।
मनसबदार वर ऑफन पेड थ्रू द लैंड ग्रांट, और सैलरी कैसे मिलता था, तो ज़मीन दे दिया जाता था आपको मनसबदार को, ठीक है। और उनको इसकी जागीरदार भी बोला जाता है। जागीर मतलब लैंड ग्रांट होता है, तो उनको जागीरदार भी कहते थे। गवर्नमेंट जो है वो रेगुलर इंस्पेक्शन करते थे ताकि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए मुगल एम्परर है, वो तो इतना मिनिस्टर बना दिए ना, ऑफिसर बना दिए, अब वो ऑफिसर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेकर इंस्पेक्शन भी होता था। कभी खुद भी निकल जाते थे, कभी भेस बदल कर खुद भी देखा करते थे कि चीज़ें सही चल रहा है कि नहीं। ये सिस्टम जो था एक रिलायबल और फ्लेक्सिबल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को दर्शाता था। अब रिलीजियस डाइवर्सिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर जो है वो टॉलरेंट था दूसरे धर्म को लेकर, लेकिन लिमिट के साथ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन था, ठीक है। वो भी अपने बाद में ज़्यादा बना, स्टार्टिंग लाइफ में इतना टॉलरेंट नहीं था, समय के साथ वो बना, ठीक है। नन मुस्लिम जो थे उनके टॉप ऑफिशियल में 1/3 थे, ठीक है। नन मुस्लिम मेड अप लेस देन 1/3, ठीक है। बस 33% से कम थे। अगर मतलब 100 अगर उसके ऑफिसर हैं तो 33 से कम ऑफिसर नॉन मुस्लिम हुआ करते थे। मुस्लिम जो थे वो फॉरेन ओरिजिन के थे, और हमेशा देखिए मुस्लिम जो थे वो जो विदेश के ओरिजिन के थे, जो बाहर जो पैदा हुए, उनको ज़्यादा प्रिफर किया जाता था इंडियन मुस्लिम के कंपेयर में, ठीक है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा इंक्लूसिवनेस है और बायसेस देखने को मिलता था एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि अब जो भारत में मुस्लिम जन्म ले रहे हैं उनको कम मौका यहाँ पर मिल रहा है। अब टोडरमल रेवेन्यू रिफॉर्म, टोडरमल जो थे अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए। उन्होंने लैंड और क्रॉप सर्वे कराना शुरू किया, एक फिक्स पे रेट को तय करने के लिए। सोचिए उस समय लैंड सर्वे करा रहे हैं कि किसका कितना उपजाऊ है, कितना खेती होता है, उस बेसिस पर क्या टैक्स रेट होगा वो फिक्स कर दिया गया। मतलब यहाँ पे ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा टैक्स ले लिया जाएगा अगर आपका पैदावार कम है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से सर्वे हो रहा है। क्रॉप प्राइस जो था वो डिसाइड होता था आपका लोकल यील्ड और रेट पर, ठीक है। क्या क्रॉप के प्राइस होंगे, कितना उत्पादन हुआ है, उस बेसिस पर डिसाइड होता था। और ये सिस्टम जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन को बहुत इम्प्रूव किया और स्ट्रेंथन किया। आज भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम जो है ना यहीं से बोरो किया गया है, उसमें उन्होंने जो फॉलो करना शुरू किया था, ठीक है। ये हम उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।